हेलो एवरीवन, आई एम श्योर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। गाड़ी आपकी तैयारी की फुल स्पीड में है और मैं यहाँ उसको थोड़ा सा और बूस्ट या नाइट्रोस देने के लिए आई हूँ। वंस अगेन सम्यक के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सम्यक मेरे लिए एक दूसरे घर जैसा ही है। आई फील एक्चुअली एट होम बीइंग एट सम्यक। तो आज हम देखेंगे कि आपकी तैयारी का स्टेटस कैसा है। द टाइटल प्रिपेयर्डनेस स्टेटस। यहाँ ये आपने इमेज बहुत बार देखी होगी कि सम्यक से टॉप 100 में 49 कैंडिडेट्स आए हैं और मैं यहाँ इसलिए जुड़ी हुई हूँ आपके साथ में कि इस नंबर को हमें 49 को सॉरी समथिंग इज प्रेस्ड, लेट्स सी। हाँ, मुझे इस 49 को आपके सहयोग से 94 में कन्वर्ट करना है। Are you ready to be a part of this 94 among the top 100? Say it loudly, yes. Let's go. यहाँ मैं आपको स्पेसिफिकली बताना चाहती हूँ, including me, among top we have rank 3, rank 4, rank 5, rank 6, rank 7 and rank 9. Isn't it amazing? Certainly it is. और ये उन सब लोगों के नाम और पिक्चर्स हैं जिन्होंने टॉप 100 में जगह बनाई है। इन टोटल तो यहाँ 390 से ज़्यादा सिलेक्शंस हैं अमंग 1000। हो कैसे गया इतने सारे लोग एक ही इंस्टीट्यूशन से? उसका हम आज एविडेंस देखेंगे। सो हाउ डिड वी अचीव इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वॉज बिकॉज ऑफ वर्ड ऑफ माउथ। जो एक बार यहाँ जुड़ा वो यहाँ के बाद में कहीं नहीं गया। और अगर आप जेन्युइनली काम करते हो स्टूडेंट वेलफेयर में, बिकॉज दे आर द रियल स्टेक होल्डर्स, तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। द सेकेंड इज द क्वालिटी कंटेंट। यहाँ का कंटेंट बिलीव मी बहुत सारे एस्पेक्ट्स में सफिशिएंट है, कुछ में नहीं है। आई शैल कवर दोस, बिकॉज आपको कई बार करंट अफेयर्स का तड़का लगाना होता है अपने आंसर्स में। एनालिसिस करते वक्त वेरियस डायमेंशंस को कवर करना होता है, तो वो कंटेंट में नहीं आएगा, आपको खुद के नोट्स में इंक्लूड करना होगा। लेट्स गो नेक्स्ट। एक्सीलेंट टीचर्स, नो डाउट अबाउट इट। रियलिस्टिक टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस, इस पे आज मैं स्पेसिफिकली ध्यान दिलाने के लिए आई हूँ कि मैंने इनफैक्ट ये सेशन मैं इसलिए कर रही हूँ कि कल मैंने किसी का वीडियो देखा जो मेरी कॉपी को ऑनलाइन डिस्कस कर रहे थे। कोई मैम की वॉइस थी, शायद RPSC स्टडी अड्डा या हब नाम से एक चैनल था। मुझे कहा कितनी इंटरेस्टिंग बात है, ये पेपर मेरे पास नहीं है और कोई और उसको डिस्कस कर रहा है। This is amazing. Thank you so much for giving that kind of respect to the words that I had written in the copy. तो आज हम उस पेपर को भी देखेंगे। फिर actually it is not important that any institution is organizing a test series. It is more important to give constructive comments. For example, अगर किसी से कोई क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन तो सब आंसर तो सभी लोग लिखते हैं, लेकिन आपके आंसर में क्या कमी रह गई, उस कमी को यदि एग्जामिनर पॉइंट आउट करते हैं और समझाते हैं कि क्या और इंक्लूड किया जाए, यानी क्या एडिशन किया जाए, तब तो टेस्ट सीरीज लिखने का मतलब है। अदरवाइज इट डजंट हैव एनी इम्पैक्ट। सो आज हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार के कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज, ऑफ कोर्स, इट इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन दैट इज रनिंग एन एक्सक्लूसिव बैच इन इंग्लिश मीडियम। And then constant motivation. I am here to be a part of this motivation team. Similarly, you will also get time to time boost. और सबसे important मोटिवेशन जो है वो अंदर से आता है, अपने आप आता है। You should have your own reason कि आप क्यों RS एग्जाम में कूद रहे हो और उसको जीतना चाहते हो। कूदेंगे सब लोग, 6 लाख से ज़्यादा लोग कूदेंगे इस एग्जाम में, लेकिन आपके जीतने की जो जिज्ञासा, जो इच्छा, जो ज़ील है, वो आपको आगे बढ़ाएगी। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा, नोट्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट के नोट्स बहुत अच्छे हैं, लॉ के नोट्स सफिशिएंट हैं, 20-20 मार्कर्स तो सारे ही बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। पॉलिटी के नोट्स भी अच्छे हैं, लेकिन पॉलिटी में हर रोज़ कुछ ना कुछ नया होता रहता है। अब जैसे विधानसभा में, हमारी विधानसभा में बहुत परिवर्तन हो गए हैं, नए मेंबर्स आ गए हैं, वुमेन की संख्या चेंज हो गई है। एनी टाइम 200 मेंबर्स कभी नहीं रहते, तो अभी करंट स्टेटस कितना है, दैट इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग, लेकिन कंसेप्चुअली सफाइस करते हैं। उसके अलावा क्या पढ़ें, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, ऑफकोर्स मैं इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ी हूँ, पर फिर भी मैं सबको एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको मार्गदर्शन देते हैं। यानी एक सर हैं या एक मैम हैं जो एक साथ कई हज़ार स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और वैकेंसी 988 हैं,
कई हजार स्टूडेंट यहाँ एक साथ बैठे हैं, आपको तो इन 988 में से अपने लिए एक स्थान प्रिपेयर करना है, फिक्स करना है। तो आपको इन सब से थोड़ा और आगे उठना होगा। कहने का मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, इमेजिन कीजिए एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी है जो एक मार्केट की है। अब आपको अपने लिए शोरूम सबसे अच्छा बनाने के लिए आपका कंटेंट, आपके पास कितना पोटेंशियल है उसको यूज़ करना होगा। इंस्टीट्यूशंस आपको एक अच्छा फ्रेमवर्क बना करके देंगे, लेकिन अपने आप को स्टैंड आउट रखने के लिए आपको कुछ और भी करना होगा, और मैं उस कुछ और के लिए आपको यहाँ गाइड कर रही हूँ। मैंने और क्या डिफरेंट किया, मैंने दक्ष की बुक फॉर ज्योग्राफी ली। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर डायग्राम्स बने हुए थे बहुत खूबसूरत, समेटिव पे, जैसे एक पेज पे जैसे इंडस्ट्रीज इन राजस्थान का वर्णन है, तो दूसरे उसी के सामने उसके लिए चित्र बना हुआ था। वो हिंदी में था, लेकिन डजंट मेक अ डिफरेंस। हम इतने तो इस मेच्योरिटी लेवल पे आ चुके हैं कि हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो नोट्स आप रेफर कीजिए ऑफ कोर्स, लेकिन एक बार उस बुक को भी देखिए, वो बुक भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट, डेली का कोई भी एक बुलेटिन फॉलो कीजिए। डेली एक बुलेटिन मतलब करंट अफेयर्स को पढ़ाने वाले बहुत सारे नेट पे अवेलेबल सोर्सेज हैं, किसी भी एक को डिलीजेंटली फॉलो कर लीजिए। चाहे वो दिल्ली से प्रसारित होता है जो द हिंदू की समरी बताता है, चाहे राजस्थान से प्रसारित होता है जो करंट अफेयर्स बताता है। मैं किसी भी एक का नाम नहीं लूँगी, लेकिन नेट पे बहुत सारे अवेलेबल है। किसी भी एक यूट्यूब चैनल को डिलीजेंटली रोज़ फॉलो कीजिए और उसके रोज़ करंट अफेयर्स देखिए। नेक्स्ट, मूवल क्रोनोलॉजी में हमेशा कहती हूँ कि इसको विदाउट फेल पढ़ना ही है, और इनफैक्ट याद भी करना है। क्यों? क्योंकि प्री में सवाल आते हैं पीपल प्लेसेस इन न्यूज़, पीपल एंड प्लेसेस इन न्यूज़। उसके लिए किसी भी कोचिंग नोट्स के आपको हेल्प नहीं कर सकते, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ऐसी मैगजीन्स हेल्प करेंगी। क्यों? क्योंकि कोई यार आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपको तो उस मेहनत का फ़ायदा उठाना है सिर्फ 20 रुपये में। तो मूवल में ख्याल से 20-22 रुपये की आती है, उसको रेफर कीजिए, या फिर क्रोनोलॉजी को। नेक्स्ट, लेट्स गो दृष्टि करंट अफेयर्स। ये मैगजीन क्यों हेल्प करती है? क्योंकि जैसे ही प्रीलिम्स होने वाला होता है यूपीएससी का, उससे पहले वो 2-3 एडिशंस में निकालते हैं पीटी सीरीज़। तो जो हमारा कॉमन सब कंटेंट है, एज इन इंडिया की हिस्ट्री, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो उसके में एमसीक्यूज बहुत अच्छे आते हैं। इसी प्रकार से मेन से पहले भी उनका आता है। तो उसके जो लास्ट में समेटिव एडिशंस होते हैं ना, वो आपको वैल्यू एडिशन देंगे, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे, तो उनको कर सकते हैं। प्लस दृष्टि में हमने देखा है कि निबंध बहुत अच्छे लिखे हुए आते हैं, तो आप निबंध के लिए इनको रेफर कर सकते हैं। ये एक नया चीज़ मैंने यहाँ ऐड की है। लेट्स टेक अ डिफरेंट कलर। ये एरिसेंट या अरिहंत या लूसेंट के जीके के एमसीक्यूज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के हम देख रहे हैं कि 2013, 16 और 18 में जो आप चेंजेस देखेंगे आरएएस प्री एग्जामिनेशन के लिए, तो हम देख रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उनमें भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ए एंड बी, ए एंड सी, ए सी डी बोथ, नन ऑफ दीज, इस टाइप के। तो ऐसे बने बनाए क्वेश्चंस जो है आपको इनमें मिल जाएंगे, अरिहंत या लूसेंट के जीके। अच्छा, मैं इसके लिए कहना चाहूँगी, प्लीज़ डोंट बाय द बुक। फ्रैंकली, गो टू गूगल एंड सर्च फॉर दीज। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी ऐसी कैसी। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकालना चाहते हो निकालिए, अदरवाइज ऑनलाइन ही पढ़ लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हमें ज्ञान लेना है, हमें समरी या हमें पीडीएफ इकट्ठे करके या प्रिंट आउट इकट्ठे करके घर में पुलिंदा नहीं बनाना है, और पेपर का वेस्टेज भी नहीं करना है। आपको लगे कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है, कोई नया फैक्ट पता चला, तो उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। पर इससे आपको हेल्प मिलेगी औरों से एक्स्ट्रा एज लेने में, जब आप प्री में सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की चेकिंग भी हो जाएगी। गोइंग टू दिस वेबसाइट, इट इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो एट ऑल, बिलीव मी, पर इस वेबसाइट पे मुझे क्या खास मिलता है, जितने भी एग्जाम कोचिंग सेंटर्स हैं उन सब के द्वारा करवाई गई 2018 की टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पड़े हैं। इट्स अ ट्रिक, सॉरी सम्यक, बट येस इट्स अ ट्रिक। आपके भी पेपर्स पड़े हैं यहाँ। इस वेबसाइट पे जाइए, पेपर्स डाउनलोड कीजिए और आंसर लिखना शुरू कीजिए, जब तक कहीं और टेस्ट सीरीज स्टार्ट नहीं हो रही है। इससे आपको, अच्छा वो मत लिखिए जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन उनके अलावा बहुत कुछ है। आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी चाहिए। मैं जब भी मिलती हूँ हमेशा यही बात कहती हूँ, और अभी भी इसी बात पे हूँ। दूसरा, इससे आपको कुछ ऐसा कंटेंट भी मिल जाएगा जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है।
प्लस अगर आपको लगता है कि आपको मालूम नहीं मैं सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करूँ या मैं पुराने क्वेश्चन पेपर्स को कहाँ से डाउनलोड करूँ जो आरपीसी ने ऑर्गेनाइज किए हैं, तो इस वेबसाइट पे वो भी है। तो रिसोर्सेज जहाँ से जो कुछ भी मिले उस सब को ग्रहण कीजिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए और मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। इट इज़ द ओनली स्ट्रैटेजी दैट विल वर्क। लेट्स गो नेक्स्ट। ये एक मैंने शेड्यूल आपको यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि RAS प्री 2018 के लिए much before when the vacancies were announced, we already had so many test series. इससे जो लोग रेगुलर थे टेस्ट सीरीज देने के लिए उनको बहुत एडवांटेज मिला, वो अपनी प्रिपेयर्डनेस को चेक कर पा रहे थे। जैसे मैंने जब पहली बार टेस्ट दिया था ये राजस्थान इतिहास कला संस्कृति विरासत, शायद आई थिंक 73-74 मार्क्स आए थे और मुझे लगा कि यानी ये मेरा वीक एरिया है। मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताना चाहती हूँ, जो सवाल हमारा गलत होगा और उसको हम पढ़ के ठीक करेंगे उस सवाल को हम कभी नहीं भूलेंगे, बिलीव मी। तो जितना ज़्यादा आप गलत करोगे उतना ही समझ लीजिए कि अच्छी संभावनाएं हैं कि आपको सवाल याद हो जाएगा। दूसरा, जब हम कुछ गलत करते हैं, किसी पेपर में हमारी परफॉर्मेंस ख़राब होती है, तो हमें अंदर से सेल्फ गिल्ट भी तो आता है कि नहीं सब अच्छा कर रहे हैं, मुझे और अच्छा करना है, थोड़ी और अच्छी तैयारी करनी है। तो इसलिए भी आपको मैं कहती रहती हूँ कि प्लीज़ मॉक टेस्ट दीजिए। ये एक प्री का शेड्यूल है जस्ट ये बताने के लिए कि रेगुलर शेड्यूल विद डिटेल्ड कंटेंट। सी, ये 200 नंबर का पेपर जो था ना वो सिर्फ इस टॉपिक के लिए था। तो इसमें यदि आपसे 150 सवाल पूछे जाएंगे, इसका मतलब समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट कॉम्प्रिहेंसिवली सारा सिलेबस कवर हो रहा है। इसी प्रकार से सिर्फ भारतीय इतिहास से यदि 150 सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कुछ बचने वाला नहीं है इससे। और एक वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से किस RAS के जो मेंस में क्वेश्चन पूछे गए थे RPSC के द्वारा, वो किस टेस्ट सीरीज में से कहाँ से आए। तो वी आर गोइंग टू मैच इट एक्चुअली टू गिव वैल्यू टू व्हाट वी आर सेइंग हियर। गोइंग नेक्स्ट, यहाँ मैं अपनी एक टेस्ट कॉपी लेकर के आई हूँ। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि टेस्ट सीरीज कैसे दें, अभी तो हम घर बैठे हुए हैं, मॉक टेस्ट लिखना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। नहीं, लेट्स कम अप कि सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती हैं, हमने भी तो कोरोना में कितनी सारी प्रॉब्लम्स को झेल करके उनका सॉल्यूशन निकाला। तो इसका भी एक बहुत आसान सॉल्यूशन है। इसको एक बार साइड में रख के देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। हमने सबने देखा है जूम पर इंटरव्यूज़ हुए, हमने देखा है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम पे बच्चों की क्लासेस चल रही हैं घरों में। इसी प्रकार से जो इन दोनों पे क्लास ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे वो गूगल मीट पे कर रहे हैं। अब कुछ लोग जो ऑलरेडी जानते हैं, उनके घरों में बच्चों ने ओलंपियाड टेस्ट दिए होंगे, परिवार में पड़ोस में किसी ने दिए होंगे। तो जो ओलंपियाड टेस्ट होते हैं उसमें क्या होता है, एक इन्विजिलेटर 20-25 स्टूडेंट्स के सामने बैठे हुए होते हैं, बच्चे सारे उनको स्क्रीन पे दिख रहे होते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट यहाँ है, एक स्टूडेंट यहाँ है, और सबके कैमराज ऑन होते हैं, चाहे वो मोबाइल पे या कहीं, और जो टेस्ट में इन्विजिलेट कर रहे होते हैं वो उनको चेक कर रहे होते हैं कि सब सही कर रहे हैं। तो हम इस मोड में भी टेस्ट करवा सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड हैव अ विल कि हाँ मुझे टेस्ट देना है, राइट? तो सॉल्यूशन निकल के आ जाएंगे। एनरोल कीजिए अपने आप को, और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी एनरोल कीजिए, क्योंकि गलती जितनी जल्दी पता चलेगी उतनी जल्दी संभावनाएं होंगी इसको करेक्ट करने की। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी लगता है, जैसे मैं जानती हूँ, कुछ लोगों को ये डर लगता है कि अगर मैं उसमें कम आ गया तो, मेरा नाम नीचे आया तो, उसके भी सॉल्यूशंस हैं। फॉर इंस्टेंस, यहाँ मान लीजिए एक बारी में 250 स्टूडेंट्स ने कोई एग्जाम दिया। मेरा तो शुरुआत में 250 में 150 के अराउंड नंबर आता था। मैं ऊपर से नहीं नीचे से देखती थी, अच्छा यहाँ तक पहुँचे हैं, चलो अगली बार इसको यहाँ लेके जाना है। इसको रोल नंबर वाइज भी कर सकते हैं, सो दैट इट बिकम्स एनोनिमस। आपको तो सिर्फ ये याद रखना है कि मुझे इसमें जगह को ऊपर, अपने स्थान को ऊपर 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 खिसकाना है, बाकी सब भूल जाइए। आपके साथ जो एग्ज़ाम देंगे वो 6 लाख कैंडिडेट होंगे, उसमें आपको अपने स्थान ऊपर खिसकाना है। यदि आप इन्हीं 400, 500, 700 या 1000 लोगों में ही जगह नहीं बना पा रहे हैं तो उनमें से कैसे जगह बनाएंगे? तो ये इममटीरियल है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन विच इज़ कंडक्टेड बाय RPSC। तो इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। हम ऐसे किसी सोल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली शायद अगस्त में ही सरकार इतनी काइंड हो जाए कि
आपको ऑफलाइन मुझे देखने का मौका मिले, रूबरू देखने का मौका मिले, पर यदि नहीं हो पाता है तो हम टेस्ट सीरीज़ को इस मोड में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं मेरा ये एक टेस्ट पेपर। ओ गुड, नंबर तो ठीक ठाक मिले हैं। ये मैंने लिखा था 18/11/2018 यानी 18 नवंबर। हमारा मेंस हुआ था जून 2019 में, तो उससे करीब 7-8 महीने पहले। और मैं अक्सर कहती हूँ कि टेस्ट पेपर कोई भी बना सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव कमेंट देना बहुत ज़रूरी है। तो दिस वॉज द ओवरऑल कमेंट दैट आई रिसीव्ड। It states, well done. Somewhere incompleteness in sentences is present. Try to resume it, rather complete it, and then always try to gain excellence. Best of luck for your future. ये तो सर हमेशा मोटिवेट करने के लिए लिखते रहते हैं। अब ये देखिए, इट वॉज आज श्रीपुरा गाँव, मुझे सीरियसली नहीं पता था। अब ये नहीं पता था तो इसका मतलब मैंने बाद में इसको जाके करेक्ट किया होगा। शायद मैंने देखा होगा कि यहाँ कुछ करोड़ों साल पहले के जीवाश्म मिले थे शायद डायनासोर्स के, इसलिए फेमस था। देन लिंगायत समुदाय। अब ये देखिए, न्यूज़पेपर देखने का या टीवी देखने का कितना नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। मैं यहाँ इस बात पे आती हूँ। यहाँ एक कमेंट मैंने लिखा, ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन स्टेट पॉलिटी, और मुझे इसके लिए ये मिला कि ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन स्टेट पॉलिटी मत लिखिए। इट इज़ नो नीड टू राइट इट। इट मीन्स एब्सोल्युटली करेक्ट। जो चीज़ पूछी नहीं गई है वो बतानी नहीं है, और ऐसा कोई कमेंट नहीं देना है जो इररिलेवेंट हो इससे रिलेटेड। सो आई थिंक इट वाज वेरी नाइस कमेंट। लेट्स गो नेक्स्ट। वुड्स डिस्पैच, बॉस नहीं पता था, नहीं पढ़ा था। आज तो बता सकती हूँ कि किसके लिए आया था। मैग्ना कार्टा कहा जाता है शायद उसको, भारतीय शिक्षा का या ऐसा कुछ, ये शिक्षा से रिलेटेड था। यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, ब्लंडर, पर मुझे नंबर भी ब्लंडर मिला, 0। लेट्स गो नेक्स्ट। ये राजस्थान के पंच पीर। पीर की डेफिनेशन क्या होती है? जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बराबर रेस्पेक्ट करते हैं, दोनों ही मानते हैं, और इनके पांचों के मैंने नाम लिखे हैं। ठीक था, इसलिए वहाँ भी कंस्ट्रक्टिव कमेंट मिला, लेकिन गलत था तो उसके लिए भी मुझे इन्होंने मतलब चेकिंग करने वाले जो इवेलुएटर थे उन्होंने कमेंट दिया, जैसे डू रेफर टू मॉडल आंसर यहाँ लिखा हुआ है। अब इजारा प्रणाली क्या थी? अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, इंग्लिश में कैसे लिखूँगा या टर्मिनोलॉजी को कैसे चेंज करेंगे। बिलीव मी, मेरी भी आपकी जैसी स्थिति थी। समझती मैं हिंदी में हूँ, लिखती इंग्लिश में हूँ। यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, पट्टा, PATTA। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? द ओनली थिंग इज द नॉलेज दैट यू हैव मस्ट बी easy to understand for the person who is reading your copy. That's all. तो इसके लिए I secured 1/2। पर यहाँ इन्होंने आगे भी लिखा है पट्टा टू अ थर्ड पार्टी की। ये इनकम्प्लीटनेस दिख रही है यहाँ पे, ये वर्ड जो है वो एक्स्ट्रा एडिशन करेगा, वैल्यू एडिशन। लेट्स गो नेक्स्ट। ये देखिए, ये 5 नंबर का सवाल था। इसमें पूछा गया था मेवाड़ और मारवाड़ चित्रकला शैली में डिफ्रेंशिएट कीजिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के लिए बीच में से कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि यहाँ जो आपने लिखा है इसी से रिलेवेंट पॉइंट आपको इसके सामने लिखना पड़ेगा। अब चित्रकला शैली में मुझे लगा कि शायद मैं इसको ऐसे जस्टिस नहीं कर सकती हूँ। सो व्हाट आई डिड, यहाँ आई रोट हियर मेवाड़ स्कूल, हियर आई रोट मारवाड़ स्कूल। एंड सी, यहाँ मैं अक्सर कहती हूँ ना, मैं 2 कलर के पेन्स को यूज़ करती थी। यहाँ मैंने मेवाड़ ब्लैक पेन से लिखा है, यहाँ मारवाड़ मैंने ब्लैक पेन से हेडिंग बनाई है, और बीच में फिर सारा ब्लू से लिखा है। इसके लिए मुझे कितनी काटापीटी कीजिए, देखिए रसिक प्रिया, ब्लैक एंड कलर, मेरे जो कलर्स थे वो गलत थे तो उसके लिए सही कर दिया गया उसी टाइम। फिर यहाँ रसिक प्रिया दोनों जगह रिपीट हो रही है। मुझे शायद इसकी टीका लिखनी चाहिए थी, पर वो मैंने लिखा नहीं तो उसके लिए मार्क्स भी कटे हैं। यहाँ कमेंट्स हैं, आई मस्ट इंक्लूड नेम ऑफ पेंटर्स, यहाँ है नेम ऑफ द स्कूल्स, अदर स्कूल जो इसके अंडर आते हैं, मैंने वो भी नहीं लिखे हैं। तो इसका मतलब ये है कि गलतियाँ कहाँ हैं उसके लिए आपको स्कोप मिल रहा है। गोइंग नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि हर एक लाइन को किसी ने पढ़ करके प्यार से जवाब दिया है, मुझे समझाया है, और ये उसका नतीजा रहा कि वहाँ भी मेरे मार्क्स ठीक ठाक आए। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मस्ट हैव इंक्लूडेड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये शायद एक बुक का नाम था जो दादा भाई नौरोजी ने दी थी। यहाँ देखिए मैंने दादा भाई नौरोजी का नाम ब्लैक पेन से यूज़ किया है, जो इम्पोर्टेंट था उसको मैंने कोट्स में डाला है। यहाँ इनकम्प्लीटनेस थी, सर ने इसको इंक्लूड किया है कि इन इंडिया, एंड देन इसी से रिलेवेंट मैंने एक स्पॉन्ज थ्योरी को यहाँ ब्लैक से लिखने की कोशिश की है।
आपको बहुत कुछ आता है क्योंकि हम इस ड्यूरेशन में बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन हम उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, हम उसको डिस्प्ले कैसे करते हैं, इट मेक्स अ डिफरेंस। क्योंकि ये तो बात सच है कि जो लोग प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं उनका स्टेटस, मेंटल स्टेटस, नॉलेज स्टेटस ऑलमोस्ट इक्वल होता है, लेकिन उसको वहाँ डिलीवर कैसे किया जाएगा सिर्फ उसी से डिफरेंस बनेगा। तो यहाँ मैंने ब्लैक पेन से लिखा, 2 बार अंडरलाइन भी किया है। सिमिलरली यहाँ भी देखिए। सो विद दिस व्हाट, अच्छा इट वॉज ऑल ब्लंडर, बिल्कुल याद नहीं था, पता ही नहीं था। और उस टाइम एक करंट अफेयर का मुद्दा भी था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुभाष चंद्र बोस जी के लिए एक वो बनाया था स्मृति दिवस, तो ये करंट अफेयर का मुद्दा था, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा था। तो क्या करेंगे, कुछ तो लिख कर के आना होगा। तो मैंने यहाँ कुछ लिखने की कोशिश की और एग्जामिनर को समझ में आया कि गड़बड़ लिख रहे हैं। तो सी व्हाट आई गॉट, जस्ट 1.5। और यहाँ उसके लिए मुझे कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स मिले कि इट इज़ इररिलेवेंट, डोंट राइट इररिलेवेंट थिंग्स। फिर मैंने लिखा हुआ है ट्राई टू गिव रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ओनली, नीड टू एड्रेस INA ट्रायल्स विच यू हैव लेफ्ट आउट। सो मुझे ये बताएगा कि इसमें क्या डालना चाहिए और क्या नहीं। ऐसे कमेंट्स आपको भी मिलेंगे। तो इसलिए ऑफ कोर्स मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है, लेकिन वहाँ ज्वाइन करना है जहाँ आपको आपकी कमी को सुधारने के लिए कमेंट्स मिले। गोइंग नेक्स्ट, ये कार्नाटिक एंड हिंदुस्तानी म्यूज़िक के बारे में था। मैं इसमें दूसरा पेन यूज़ नहीं कर पाई थी, पर स्टिल आई ट्राई टू अंडरलाइन इट। इट वॉज कार्नाटिक म्यूज़िक। देखिए त्यागराजा, अब अगर इसको त्यागराजा ऐसे लिखा जाता, मैंने तो अपने नोट्स में लिखा हुआ था त्यागराज, मुझे पढ़ने में ही आसान लगता है त्यागराजा की बजाय। हो सकता है आपको लगता हो त्यागराजा। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जैसे आपको समझ में आए वैसे अपने नोट्स में लिखिए, और वहाँ डिलीवर करते वक्त अगर आप किसी हिंदी टर्म को भी यूज़ करते हैं तो कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दी ओनली थिंग इज़ कि वो सही होनी चाहिए। गोइंग नेक्स्ट, कर्नल टॉड के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने जितना मुझे पता था मैंने सब लिख दी, पर स्टिल कमी थी। देखिए कमी को सर ने कैसे एड्रेस किया है। मस्ट हैव इंक्लूडेड टॉड फोर्ट, देन घुरिए शायद प्रोबेबली, सॉरी घोड़े वाले बाबा is the other name, and annals and antiquities. The spelling was wrong, so it was corrected. And then how did I start? I started with saying he was a British soldier with keen interest in glorious history of Western India. And then here a star mark by the evaluator, he says as agent to Governor General. It means he was AGG. That I missed out. But here I missed out. Had it been asked to me in the mains examination, I would have never. क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ गलती की, तो गलती से सीखना है, और जो जितनी ज़्यादा गलती करते हैं उतनी ज़्यादा हम सीखते हैं। सो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि राइट एज मच एज यू कैन, क्योंकि पढ़ तो आप बहुत कुछ लेंगे, और कितने कम शब्दों में आपका जो इतना सारा ज्ञान है उसको समाहित करने के लिए हमें इसका भी ध्यान रखना होगा कि शब्द लिमिट कितनी है, स्पेस कितना है, तो वो लेखन अभ्यास से ही होगा। इसी को नेक्स्ट करते हुए, जिनको ऐसा लग रहा है कि ये कॉपी आप देखना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे ये ही नहीं मेरी और भी बहुत सारी कॉपीज़ हैं, वो शेयर कर दी जाएंगी। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ टेस्ट सीरीज लिखी है और उनकी कॉपी स्कैन फॉर्मेट में रखी हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर कर ली जाएंगी। ये एक 10 नंबर का सवाल था जिस पे मुझे अमेजिंगली 6 नंबर मिले हैं। ये सवाल था, रियासतों का भारतीय संघ में विलय एक कठिन समस्या थी, किंतु इसी परिप्रेक्ष्य में सरदार पटेल की भूमिका पर चर्चा कीजिए। इट मीन्स हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की कंट्रीब्यूशन टू यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया पे लिखना था कुछ। अब हम जानते हैं कि सरदार पटेल को हम आयरन मैन कहते हैं। ही वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल ऑल्सो। तो यहाँ मैंने क्या यूज़ किया है, देखिए पाकिस्तान का पी छोटा लिख दिया तो गोला कर दिया सर ने। यहाँ मैंने लिखा है इम्पॉसिबल विदाउट द आयरन मैन, और इसको मैंने ब्लैक से लिखा है क्योंकि मैं चाहती थी कि इवैल्यूएटर्स को देखें कि मैंने क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट, यहाँ देखिए मैंने कितने सारे इश्यूज एड्रेस किए हैं। जब हम बात करते हैं सरदार पटेल की, तो मोस्ट ऑफ यू के दिमाग में शायद ये आता होगा कि उन्होंने JNK का विलय करवाया, उन्होंने हैदराबाद का विलय करवाया, और फिर और जोर डालेंगे तो शायद जूनागढ़ आ जाएगा। यहाँ देखिए मैंने क्या क्या लिखा है, JNK इश्यू, हैदराबाद कॉन्फ्लिक्ट, मत्स्य संघ या राजस्थान का विलय,
इसको कैसे भूल सकते हैं, हम इस राज्य का हिस्सा हैं, ये तो हमारी माटी है। तो यहाँ पे उन्होंने कितना इंपॉर्टेंट काम किया था। फिर जूनागढ़ का क्राइसिस, मणिपुर, और फिर मैंने लास्ट में देखी कितनी उसमें समरी की है कि अनडाउटेडली हिज दिस स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ आयरन विल हैज़ लेड टू वन स्ट्रॉन्ग नेशन, यूनाइटेड इंडिया। फिर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो उस समय के हिसाब से रिलेवेंट थी, दिस इज आई हैव इंक्लूडेड 31st October 2018. When I am writing this, I am writing this in November 2018 and it was a recent past, I would say. उस दौरान क्योंकि 19-20 दिन पहले इनॉग्रेशन हुआ था, so I mentioned 31st October 2018 to pay tribute, Statue of Unity was inaugurated. तो जो मैं आपको कह रही थी कि कंटेंट ऑफ कोर्स सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अच्छे होते हैं, पर आपको उसमें करंट अफेयर्स का तड़का लगाना होगा और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन खुद जोड़नी होगी। वो यहाँ से शायद आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ मैं सही कह रही थी। आगे चले, ये देखिए मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और इस पर मुझे मार्क्स भी 4.5 मिले हैं, जिस पे ऑफ कोर्स मैंने बाद में इसको रिराइट किया और इम्प्रूव करने की कोशिश की। ये इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम उस पर मिल जाएगी। पर द कंक्लूजन इज प्लीज़ write as many tests as possible, write as early as possible, start as early as possible. क्यों? क्योंकि ये एक कॉलेज का एग्जाम नहीं है। कॉलेज के एग्जाम में हम क्या करते हैं, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रही हूँ, वहाँ तो ऐसा होता था अटेम्प्ट एनी 5 out of 9, शायद सभी के लिए ऐसा होगा, अभी भी चलता होगा, आई डोंट नो। और उसमें भी आप कुछ भी लिख के आ जाइए जो कि थोड़ा बहुत भी रिलेवेंट होगा तो 50% मार्क्स आ जाएंगे। आपने ठीक ठाक लिखा है तो 70%, बहुत अच्छा लिखा है तो 80% स्कोर कर लेंगे। अब कितनों को 80% आया, कितनों को 50% आया, मतलब ही नहीं रखता था। हमें तो सिर्फ खुद के स्कोर से मतलब होता था। लेकिन दिस इज अ कॉम्पिटिशन, कॉलेज ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ आपको बाकी सब लोगों में से एक एक्स्ट्रा एज रखना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा एडवांटेज लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। तो उसके लिए जो बार बार लगातार अभ्यास करेगा वो ही जीतेगा। मैं अक्सर कहती हूँ कंसिस्टेंसी का मतलब होता है बार बार लगातार, बिना रुके बिना थके। कुछ पर्सनल टिप्स भी देना चाहूंगी। जिन लोगों को ये लगता है कि ओहो एग्जाम तो आगे खिसक गया, कितने लोग धरने पे बैठे हैं, 1 साल में होने वाला एग्जाम पंचवर्षीय योजना हो गया, ऑफ कोर्स एक बार माइंड में ख्यालात आते हैं। लेकिन मैं आपको फिर कहूँगी कि एग्ज़ाम डिले, जहाँ सब लोगों को ये लगता है कि 6 महीने ख़राब हो गए, इसको मैंने सिर्फ एक बात सोची कि अरे वाह मुक्ता, अनदर 6 months, अनदर 6 months का मतलब एक शीट लीजिए और पेपर वाइज P1 3 सेक्शन, P2 3 सेक्शन, P3 3 सेक्शन और P4 2 सेक्शन। इस तीसरे में भी 3 हो जाएंगे और इसके नहीं होंगे, इसके 3 हो जाएंगे। और फिर ये देखिए कि 5 स्टार में से आप अपनी तैयारी को कितने स्टार देते हैं। यानी हिस्ट्री में मैंने दिए थे अपने आप को कि सिर्फ 3 स्टार के लायक पढ़ा है, यानी 2 का स्कोप था। इकोनॉमिक्स में 4 स्टार के लायक तैयारी है, लेकिन अभी भी 1 का स्कोप है। इनमें मैंने अपने आप को 4 स्टार दिए थे क्योंकि इनकी मैंने तैयारी बहुत पहले ही शुरू कर दी थी और काफ़ी बार रिवीजन किया था। बट स्टिल मुझे लगता था सोशलॉजी थोड़ा और अच्छा कर सकती हूँ, तो उसमें अपने आप को 3 स्टार दिए थे। P2 ज्योग्राफी अपने आप को मैंने 3.5 स्टार दिए। तो अब अपने आप का सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिए जब भी आपको लगे कि एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, और फिर इनको कोशिश कीजिए कि हाँ स्टार पूरे भरे जाएं। इट मीन्स हर एक एग्जाम डिले के को आपको सिर्फ पॉजिटिव साइड पे लेना है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं कितने लोग और तैयारी में जुट जाएंगे, कितने लोग दोबारा कमर कस लेंगे, कितने लोग एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जो 5-6 बार का रिविजन का टारगेट लेके बैठे हो चुके होंगे। इसी वजह से शायद इस बार ऐसा हुआ कि जहाँ पिछली बार जो कट ऑफ 327 थी, इस बार 344 हो गई, और जहाँ टॉपर के मार्क्स पिछली बार 426 थे, इस बार 449 हो गए।
डिस्पाइट द फैक्ट कि पेपर टफ थे, इस बार लिखने में बहुत जोर आ रहा था, बहुत समझना पड़ रहा था, पर फिर भी राइज हुई है। आप याद रखिए 2021 में ये और ऊंचे होंगे, ये नंबर्स और ऊंचे चले जाएंगे। तो आपको इनके लिए टारगेट करना है कि इससे ऊंचा कैसे टारगेट किया जाए, इसके लिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ। हर चीज़ में सिर्फ पॉजिटिव सोचिए। कुछ बातें और, जो लोग मुझे बहुत पर्सनली जानते हैं वो समझते भी हैं कि आई यूज टू बी अ वेरी ब्लंट लेडी, मुंह पे बोल देती थी, और शायद एक सहज लहजा होता है जो शेखावटी जिसके लिए फेमस है, तो ऐसा मेरे साथ में भी टोन था। लेकिन मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ देखे जो, और इनफैक्ट एक रहस्य या द सीक्रेट नाम से एक बुक भी है जो ये कहती है कि आपके साथ वो होगा जो आप अट्रैक्ट करते हो, जिसको आप अपनी तरफ बुलाते हो, खींचते हो। तो ये कहता है थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या होती है? अगर आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं तो आपके ऊपर भगवान भी बेस्टो करेंगे अपनी विशेस को। द होल कायनात एक्चुअली, आप यदि आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहेंगे और आप में वो क्षमताएं होंगी तो पूरी कायनात आपको वो बनाने के लिए जुट जाएगी। ये बात यहाँ सच होती है, सच बता रही हूँ। मैंने अपने आप में बहुत चेंजेस किए। आई बिकेम पोलाइट, आई बिकेम मोर ह्यूमन, आई बिकेम मोर कंपैशनेट। ऐसा आप अगर यकीन नहीं करते हैं तो एक TVF सीरीज आती है, TVF एस्पायरेंट्स। अब यहाँ मैं ना चाहते हैं भी कुछ लोगों का प्रमोशन हो रहा है, कोई बात नहीं। एस्पायरेंट्स, आई एम सॉरी, इट इज एस्पायरेंट्स, TVF एस्पायरेंट्स। अच्छा है, किसी का भला हो रहा है। इसको देखिए आप YouTube पे, इसके 4 ही एपिसोड है, शायद 5 एपिसोड हैं, पर उसमें भी इस बात का फोकस किया गया है कि आपके साथ अच्छा तब होगा जब आपने उस अच्छा बनने लायक आपके अंदर क्वालिटीज़ ले ली हैं। तो मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि जिन को ये लगता है कि मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिविटी है, मैं इसको कैसे करूँगा, नहीं मैं नहीं कर सकता, या फिर जिनको लगता है कि सरकार की नीतियों में मुझे विश्वास नहीं है, जिनको ये लगता है कि पॉलिटिक्स में तो बहुत ड्रामा हो रहा है, एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, तो नहीं, इन सब चीज़ों को निकाल दीजिए। आपको अपनी पर्सनैलिटी को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और पोलाइट बनाना है। सिर्फ 2 ही चीज़ों पर ध्यान रखिए कि आपको पॉजिटिव रहना है और पोलाइट रहना है। ऐसा क्यों कह रही हूं मैं कि जब आप पॉजिटिव और पोलाइट होंगे तो इन दोनों का इम्पैक्ट आपकी आंसर राइटिंग में आएगा। यानी आप हर चीज को एक पॉजिटिव नोट पे खत्म करोगे। आप किसी भी एस्पेक्ट जो पूछा गया है आप उसके सॉल्यूशंस प्रेजेंट करोगे और आप इन सॉल्यूशंस के साथ में ऐड कर पाओगे क्या, गवर्नमेंट की स्कीम्स को, अगर आपने ऐसी सोच बनाई तो। हमें एक बात याद रखनी है कि इस एग्जाम को जीतने के लिए हमें इस पचड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना है कि करंट स्टेटस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स या स्टेट पॉलिटिक्स क्या है। नहीं, हम ऑफिसर बनने जा रहे हैं। हमारा एक ही ध्येय ये है कि जो पॉलिसीज बनाई जाएं अथॉरिटीज़ के द्वारा, जो विधानसभा में पास हों, हमें उनको इम्प्लीमेंट करना है। मुझसे इंटरव्यू में एक सवाल पूछा, मॉक इंटरव्यू में, कि मान लीजिए कोई ऐसी पॉलिसी आती है जो लगता है कि किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए की गई है, आप उसका क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे या विरोध करेंगी? तो विद ऑल हम्बलनेस दैट आई हैड, आई रिप्लाइड कि बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, it is my responsibility and I am being paid for it that I must implement the policy which is passed by the Vidhan Sabha. But if I have some personal opinion about it, first of all I shall speak the advice of my seniors. Maybe शायद मैं कुछ गलत ही समझ रही हूँ, और दूसरा स्टिल अगर मुझे ऐसा लगता है तो मैं एक फीडबैक ज़रूर दूंगी अपने सीनियर अथॉरिटीज़ को कि मेरे ख्याल से इसको और अच्छा इस प्रकार से किया जा सकता है। अभी करंट स्टेटस में एक अच्छा मैसेज कैरी नहीं कर रही है। इट मीन्स मैंने पॉजिटिव फीडबैक भी दिया, लेकिन जो मेरा धर्म है, यानी ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, मुझे करनी ही है। तो आपको ब्लाइंडली ये बात में विश्वास रखना है कि भारत में संविधान सबसे ऊपर है,
जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं, वो पब्लिक विल के साथ आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी हैं और अपने किसी भी वाक्य में कभी भी घर में रहते हुए भी हमें बुराई नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हमारे शब्द ही हमारी पर्सनैलिटी का निर्धारण करते हैं। अगर हम बुराई नहीं करेंगे तो इसका मतलब हम खुद पॉजिटिव हो जाएंगे, और पॉजिटिवनेस का इम्पैक्ट आपको अपने मेंस आंसर राइटिंग में और इंटरव्यू में दोनों नजर आएगा। सो आई एम श्योर आज आपको इस क्लास से कुछ समझने का मौका मिला होगा और आप जल्दी से जल्दी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे। आपके टेस्ट कॉपीज़ को मैं खुद चेक करूँगी, लेकिन सबको नहीं कर सकती क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं। मैं टॉप 50 को कमेंट देना चाहूँगी और बॉटम 50 को, ताकि टॉप 50 और ऊंचा बढ़े और बॉटम 50 में ज़ील आए कि उसको कैसे सही कर सकते हैं। कुछ आर्बिट्रेरी कॉपीज़ के साथ भी जुड़ेंगे, कुछ सॉल्यूशंस भी करवाएंगे, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि जागो तभी सवेरा। प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। जो मैंने रिसोर्सेज बताए हैं उनको भी आप फॉलो कीजिए। रेगुलरली क्लास में आइए, पढ़िए, और ऐप प्लेटफॉर्म पे मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी। जूम मीटिंग्स भी करेंगे कुछ। अभी देखते हैं कि कैसे हम वो जो नंबर हमने भी देखा था कि 49 सिलेक्शंस थे, हमें उसको हर हाल में 94 में कन्वर्ट करना है। ये हमारा टारगेट है और इसके लिए आई एम देयर टू हेल्प, आई एम देयर टू गाइड। क्योंकि अभी ट्रेनिंग तो के लिए तो बुलाया नहीं जा रहा है, तो मैंने सोचा क्या करें, लेट्स गेट यूनाइटेड, लेट्स मेक दिस पॉइंट एज कि हम 49 कितनी मेहनत के साथ हम सक्सेसफुली इसको 94 में कन्वर्ट कर पाते हैं। क्या आपको इस 94 में जगह बनानी है? तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मैं आपके साथ हूँ, पूरी टीम आपके साथ है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी वंस अगेन। सबका शुक्रिया। जय हिंद।